ब्रीच बेबी का जेंडर जितना जल्दी वीक्स में आप देखेंगे ना, यानी 6 मंथ में, 5 मंथ में या 4 मंथ में, जितना जल्दी आप देखेंगे ब्रीच बेबी का जेंडर, वो देखना उतना ही आसान होगा। प्रेजेंटेशन जो होती है ना बच्चे की, वो 2 ही तरीके से होती हैं। छोटी जगह पे बच्चे का बॉटम होता है और वहीं पे लेग्स भी होती हैं, फोल्डेड होती हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि जब आप ये वीडियो वॉच कर रहे होंगे तो हमारे 20K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके होंगे और ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो कि अल्ट्रासाउंड डॉक्टर समरा के साथ में हम सब ने मिल के अचीव किया है। ये मेरी कामयाबी नहीं बल्कि ये आपकी कामयाबी है, क्योंकि आपने तमाम वीडियोस को बहुत ज़्यादा मोहब्बत से देखा, बहुत ज़्यादा समझ के देखा, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड किया। क्योंकि अब मैं ख़ुद देखती हूँ कि जब आप लोग मेरे पास अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आते हैं तो आप लोगों के माशाल्लाह क्वेश्चंस ही चेंज हो गए हैं। अब आप लोग इतने अच्छे क्वेश्चंस करते हैं और जेंडर के बारे में तो आप लोगों को इतनी परफेक्ट नॉलेज होती है कि मेरा दिल खुश हो जाता है कि कभी कभी अगर मैं कोड वर्ड्स में भी बात कर रही हूँ अपने कोलीग से तो पेशेंट समझ जाते हैं कि हमारा जेंडर क्या है। तो ये ना सिर्फ जो है वो मेरी कामयाबी है बल्कि हम सबकी कामयाबी है, इसलिए आप सबको भी इसके लिए बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, आज की वीडियो में एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी मैं करने वाली हूँ जो कि कुछ कमेंट शामिल करने के बाद मैं करूँगी, तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो पहला कमेंट जो हम अभी शामिल करने जा रहे हैं वो ये कि हेलो मैडम, ब्रीच बेबी में ज़्यादातर गर्ल के चांसेस क्यों बताए जाते हैं? अच्छा देखिए, ब्रीच में क्योंकि आप लोग अब माशाल्लाह बहुत वेल अवेयर हो चुके हैं कि ब्रीच में क्या होता है कि बेबी का बॉटम जो है वो नीचे होता है, यानी कि जो बेबी का जेनिटेलिया वाला पार्ट होता है वो यूट्रस के निचले हिस्से में होता है। अब यूट्रस का जो निचला हिस्सा होता है वो थोड़ा पतला होता है और ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा चौड़ा होता है। अब छोटी जगह पे बच्चे का बॉटम होता है और वहीं पे लेग्स भी होती हैं, फोल्डेड होती हैं और कभी कभी वो एक्सटेंड हुई भी होती हैं, वो भी मैं सब आपको बहुत डिटेल से बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी जो उसके जेनिटेलिया होते हैं ना वो अंदर छुप जाते हैं, बॉटम के पीछे जो है ना वो हाइड हो जाते हैं, तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये बेबी गर्ल है। तो ज़्यादातर ब्रीच बेबी जो है, अगर हम सिर्फ ऊपर से देखेंगे ना, ऊपर से प्रोब रख के देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये बेबी गर्ल ही है। तो ब्रीच बेबी में लाजमी जो है वो जेंडर रिवील करने से पहले पेशेंट को करवट दिलाइए, या तो राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे करवट दिला के उस एरिया को एक्सपोज कीजिए, क्योंकि जब लेग्स थोड़ी सी अलग होती है ना बॉटम से तो फिर हमें बहुत अच्छे से जो है वो नज़र आ जाता है कि बेबी का जेंडर क्या है। अच्छा, मेरी तो ये एक रूटीन प्रैक्टिस है कि मैं चाहे बेबी सिफेलिक हो, चाहे ट्रांसवर्स हो, चाहे ब्रीच हो, जिस पोजीशन में भी हो, मैं जेंडर रिवील जब तक करवट दिला के कंफर्म नहीं करती मैं रिवील नहीं करती। ये मेरी अपनी प्रैक्टिस है, इसीलिए वो पेशेंट जिनके अल्ट्रासाउंड करके मैं जेंडर रिवील करती हूँ उनके जो हैं वो जेंडर हमेशा सही होते हैं। हाँ, इमेजेस में जो आप पूछते हैं ना वो देखें, वो मैं उस इमेज के ऊपर आपको बता रही होती हूँ जो आपने मुझे सेंड की है। अब अगर उस इमेज पे कुछ इस तरह की इमेज ली हुई है कि वो गर्ल लग रही है तो फिर मैं आपको गर्ल ही बताऊँगी। हो सकता है उन्होंने मेल पार्ट की इमेज ली ना हो, तो फिर मैं आपको वही बताऊँगी जो इमेज पे नज़र आ रहा है, तो वो 100% नहीं होता। इसीलिए मैं आपको जब रिप्लाई भी कर रही होती हूँ तो मैं आपको उसमें लिख देती हूँ कि लाइकली ये गर्ल है या लाइकली ये बॉय है। तो फिर उसके बाद आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि कितने % गर्ल है, कितने % बॉय है। तो मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं, फेसबुक पे अलग आ रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे अलग आ रहे होते हैं, इंस्टा पे अलग आ रहे होते हैं, और जो यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं वो तो आप लोग देख ही रहे होते हैं कि इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे होते हैं कि मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सकती। तो उसके लिए बहुत बहुत माजरत है कि मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पा रही होती। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट शामिल करते हैं। बहुत अच्छा कमेंट है कि मुझे डॉक्टर ने ब्रीच बेबी का जेंडर 6 मंथ में बता दी थी,
ठीक होती होगी। जी हाँ बिल्कुल, ब्रीच बेबी का जेंडर जितना जल्दी वीक्स में आप देखेंगे ना, यानी 6 मंथ में, 5 मंथ में या 4 मंथ में, जितना जल्दी आप देखेंगे ब्रीच बेबी का जेंडर, वो देखना उतना ही आसान होगा। और जितना आप उसे आगे करेंगे कि आप ब्रीच बेबी का जेंडर 8 मंथ में देखना चाह रहे हैं या 9th मंथ में देखना चाह रहे हैं, तो बेबी का बॉटम जो है वो ज़ाहिर है चौड़ा होता जाएगा ना, तो वो और मुश्किल होता जाएगा उसको उस टाइम पे देखना। तो जितना जल्दी देखेंगे वो अच्छा है। अच्छा जी, नेक्स्ट कमेंट अब हम शामिल करते हैं। ये है कि मैम मुझे 25 वीक में जेंडर प्रिडिक्शन कैन बी रॉन्ग, इज़ इट पॉसिबल? हाँ बिल्कुल, किसी भी वीक में जो आपको जेंडर बताया जाता है वो गलत भी हो सकता है और वो सही भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए 25 वीक का होना ना होना शर्त नहीं है। अगर डॉक्टर, देखने वाला डॉक्टर सही से नहीं देख रहा है, वो एक्सपर्ट नहीं है, तो वो किसी भी वीक में आपको गलत बता सकता है, और देखने वाला अगर एक्सपर्ट है तो वो 13 वीक में भी सही बता सकता है। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट जो है वो हमसे पूछा है कि सिफेलिक प्रेजेंटेशन का मतलब। अच्छा, इसके ऊपर तो देखिए इतनी वीडियोस में बना चुकी हूँ कि सिफेलिक क्या होता है और ब्रीच क्या होता है। प्रेजेंटेशन जो होती है ना बच्चे की, वो दो ही तरीके से होती हैं, यानी बच्चा यूट्रस में दो ही तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, या तो सर के बल प्रेजेंट करता है या अपने बॉटम के बल प्रेजेंट करता है। बॉटम मीन्स यानी अपने हिप्स के ज़रिए प्रेजेंट कर रहा होता है। अगर सर नीचे है और बॉटम ऊपर है तो वो बेबी जो है वो क्या होगा? सिफेलिक होगा। यानी अगर सर नीचे है तो सिफेलिक है, सही, और अगर बॉटम नीचे है तो ब्रीच है। अब ऐसे याद कर लीजिए कि सर नीचे है तो सिफेलिक है, और बॉटम यानी बी फॉर बॉटम और बी फॉर ब्रीच, बॉटम नीचे है तो ब्रीच है। ठीक है, नॉर्मल जो पोजीशन होती है वो सिफेलिक होनी चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट कमेंट है कि मैम अल्ट्रासाउंड में प्लासेंटा फंडो पोस्टीरियर है, क्या ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए सेफ़ है? जी हाँ, जब भी आपका प्लासेंटा फंडल हो, फंडो एंटीरियर हो या फंडो पोस्टीरियर हो, तो आप समझ जाएं कि आपका प्लासेंटा जो है ना वो सेफ़ है। यानी अब आपका प्लासेंटा जो है वो लो लाइंग नहीं हो सकता, नीचे नहीं हो सकता, लो लाइंग नहीं हो सकता, प्लासेंटा प्रीविया नहीं हो सकता। वो प्लासेंटा जो यूट्रस के टॉप से शुरू होते हैं, यानी फंडस से शुरू होते हैं, उनको हम कहते हैं फंडल, या अगर फंडस के साथ साथ एंटीरियर वॉल पे है तो फंडो एंटीरियर, और अगर फंडस के साथ साथ पीछे वाली वॉल पे है तो फंडो पोस्टीरियर। तो अगर फंडल का वर्ड आपके प्लासेंटा में शामिल है तो आप ये समझ जाएं कि अब आप सेफ हो गए, आपका प्लासेंटा लो लाइंग नहीं हो सकता। अच्छा, अब हम नेक्स्ट कमेंट शामिल करते हैं कि 26 वीक में प्लासेंटा जो है वो फंडो पोस्टीरियर है। ठीक है, ये समझ आ गया ना, यानी फंडस से शुरू हुआ और पीछे वाली दीवार पर है, और ग्रेड 2 है। ये प्लासेंटा की ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 2 पर है। FHR जो हैं वो इनके 134 हैं, और मैम मेरे क्या होगा? अच्छा, अब इतनी सारी वीडियोस मैं आपको बता चुकी हूँ बना के, अब इसमें इन्होंने मुझे क्या बताया है? प्लासेंटा की पोजीशन बताई है, नंबर 2 जो है FHR बताया है। अब ना प्लासेंटा की पोजीशन से जेंडर रिवील होता है, ना ही फीटल हार्ट से जो है वो हम जेंडर रिवील कर सकते हैं। जेंडर रिवील कैसे होता है? आप और मैं, हम सब जानते हैं, जेंडर रिवील होता है जब हम अल्ट्रासाउंड पे बच्चे के जेनिटेलिया देखते हैं। अगर बेबी के मेल पार्ट्स नज़र आ जाएं तो वो बेबी बॉय होता है, अगर बेबी के फीमेल पार्ट्स नज़र आ जाएं तो वो बेबी गर्ल होती है। और इसके बारे में मैं बहुत सारी वीडियोस बना के आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ, वो आप वॉच कर सकते हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कमेंट की तरफ, जो कि है कि डॉक्टर साहिबा, अगर फर्स्ट 2 गर्ल्स के वक्त जो है वो प्लासेंटा इनका पोस्टीरियर है, तो क्या बॉय की दफ़ा जो है वो एंटीरियर होगा या पोस्टीरियर भी हो सकता है? तो बहुत सारी वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्लासेंटा की पोजीशन का बच्चे के जेंडर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। पोस्टीरियर प्लासेंटा के साथ गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके सारे बच्चों में पोस्टीरियर प्लासेंटा हो, गर्ल्स भी हों, बॉयज़ भी हों। ठीक है ना, तो इससे आप परेशान ना हो कि अगेन अगर आपका थर्ड बच्चे में भी पोस्टीरियर प्लासेंटा आ गया है तो दोबारा गर्ल ही होगी।
जेंडर कंफर्मेशन के लिए अल्ट्रासाउंड पे जाके डॉक्टर से जेंडर को कंफर्म कीजिए। कमेंट्स में पढ़ रही थी, वो कह रही है मैंने एक जगह से करवाया, उन्होंने ये बताया, दूसरी जगह से करवाया, उन्होंने ये बताया। तो 2-3 जगह से अल्ट्रासाउंड करवा के तो आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाते होंगे ना कि ये सही कह रहा है या ये सही कह रहा है। तो एक जगह से करवाइए और मुस्तनद जगह से करवाइए, जहाँ से करवा के आपका दिल मुतमईन हो और आपको लगे कि उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी है वो बिल्कुल ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी वो ये कि मैंने एक न्यू चैनल जो है वो यूट्यूब पे बनाया है, और इस चैनल का नाम जो है वो मैंने अपने फादर के नाम पे रखा है। इसका नाम मैंने नूर अनवर रखा है, क्योंकि मेरे फादर का नाम मोहम्मद अनवर ख़ान है और उनको हमसे बिछड़े हुए तकरीबन 3 साल का अरसा हो गया है। और मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं एक इस्लामिक चैनल बनाऊं, और आप लोग प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको वॉच कीजिएगा, दुआ कीजिएगा मेरे फ़ादर के इसाले सवाब के लिए। और आप हम सब अपने जो हैं वो जब अपने अजीज़ों को खो देते हैं और वो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं तो ज़ाहिर है हम लोग उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी ज़िंदगी में जो है वो उनको जितना ज़्यादा इसाले सवाब कर सकें वो करें। तो प्लीज़ आप लोग जो है वो इसमें मेरी हेल्प कीजिएगा और इसमें मुझे ज्वाइन कीजिएगा। आज की वीडियो आपको हमेशा की तरह पसंद आई होगी। आपके जहन में और क्या सवालात हैं वो आप पूछ सकते हैं। यूट्यूब पे मेरी कोशिश होती है कि जल्द रिप्लाई कर दूं, बाकी फोरम पे जो है वो इमीडिएट रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ टाइम की कमी की वजह से। अभी हमें आगे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है और अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करना है। कीप वॉचिंग अल्ट्रासाउंड डॉक्टर समरा के साथ।